वेलकम सभी का। साइंस के अंदर कल लास्ट क्लास थी। कल अपन ने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। शुरुआत में आपने ऐसा नोट किया था कि कोई भी सजीव हो उसमें जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन के बाद में शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र, हाँ यूरिया का तो पता है, ग्लूकोज का सूत्र छोड़ो अभी। और जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, उस ग्लूकोज का जब अपघटन होता है तो उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में। और आपने नोट भी किया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उस एटीपी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार साइंटिस्ट लोहमान ने किया था। जब शरीर में भोजन का पाचन होता है तो उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में मुख्य तत्व पाया जाता है नाइट्रोजन, जिसका मानव शरीर में रूपांतरण हो जाता है यूरिया में। धरती पर अलग अलग जीव है जिसके अंदर कईयों में नाइट्रोजन यूरिक अम्ल में बदलता है, कईयों में नाइट्रोजन अमोनिया में बदलता है, कईयों में नाइट्रोजन यूरिक अम्ल में बदलता है। तो अलग अलग रूपों में बदलकर उसको शरीर से निष्कासित किया जाता है। और इस आधार पर धरती के जीवों को बांटा जाता है 4 श्रेणियों में, जिसको अपन कहते हैं यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, एमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अगर मैं बात करूं सांप, पक्षी, तो आप बोलोगे सर यूरिकोटेलिक है। मनुष्य यूरियोटेलिक है, मछलियां अमोनोटेलिक है, और अमीबा एमिनोटेलिक है। गुड। इन आधार पर इनको सभी को वर्गीकृत किया जाता है। फिर आपने नोट किया था कि धरती पर जो भी जीव है उसके अंदर कुछ अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, युगलिना। ये जितने भी एक कोशी की जीव है, इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया शरीर की सतह से होती है, और शरीर की सतह पर छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं कूटपाद, या उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। और कल आपने अमीबा को देखा था। अमीबा में आपने ये भी सुना था कि ये मृत्यु का देवता है, कभी मरता भी नहीं है, और उसमें मरने से पहले 1 से 2 यानी कि द्विविखंडन की प्रक्रियाएं लगातार उनके अंदर चलती रहती हैं। फिर आपने नोट किया था एक नाम था फीताकृमि। और फीताकृमि की जो परीक्षा, फीताकृमि जो रहता है, उस फीताकृमि के अंदर जो उत्सर्जी अंग पाए जाते उसका नाम था ज्वाला कोशिकाएं। अच्छा, रेनेट कोशिकाएं किसमें थी? एस्केरिस में थी। अच्छा, यूरिकोस ग्रंथियां किसमें थी? कॉकरोच में तो थी, लेकिन नर कॉकरोच में थी। आपने कल नोट किया था बोजिनस अंग। बोजिनस अंग लास्ट में कल आप नोट कर रहे थे। बोजिनस अंग किसमें था? यस, मोलस्का वर्ग में था। और मोलस्का के अंदर जीवों का नाम आता है घोंगा या फिर शंख। एक आपने लास्ट में कल नोट किया था जिसका नाम था ग्रीन कोशिकाएं, हरित कोशिकाएं। ग्रीन कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? नाम था उसका झींगा मछली। क्रस्टेशिया वर्ग से संबंधित है, उसका नाम था झींगा मछली। ये सब कल की क्लास में कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन बात करेंगे मानव शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं और उनसे कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ छोड़े जाते हैं। तो हेडिंग आप नोट करो, मानव शरीर में उत्सर्जी अंग। मानव शरीर में उत्सर्जी अंग। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बाकी जो आ रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी आगे भी। पंखा देख करके बैठना अच्छे से, क्योंकि वातावरण में न नमी है न आंखों में पानी है। जब मिल गए साक्षात आप तो किस बात की कमी है। थोड़ा सा पंखे की बिना दिक्कत हो सकती है। हाँ, आप भी आ सकते हो, ये जरूरी भी है। अगली सीट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आ रही है, मुझे पता है। तो ऐसे करते हो ना तो समझ आता हूं मैं। आपने नोट किया है मानव शरीर में उत्सर्जी अंग, मानव के अंदर उत्सर्जी अंग। अब आ रही है? पीछे तक आ रही है? बड़े प्रोग्राम होते हैं ना,
तो उस पर सेटिंग सही करते हैं तो फिर बोलते हैं पीछे आवाज आ रही है, तो पीछे वाले चिल्लाते हैं आवाज नहीं आ रही है, लेट समझ आएगा। तो उत्सर्जी अंग, और उत्सर्जी अंगों के अंदर अपन फर्स्ट में देखें तो मानव के अंदर पाई जाती है आंख। आंख में से क्या निकलता है? आंसू। अच्छा, आंसू निकलता है मानव की आंख में, आंसू। आंसू को अंग्रेजी क्या कहते हैं? टीयर के नाम से जानते हैं। और इन आंखों के अंदर जो आंसू निकलता है, इसमें एक उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम मानव की आंखों में पाया जाता है। मानव की आंखों के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसको कहते हैं जीस ग्रंथियां। और इन जीस ग्रंथियों से मानव की आंखों के अंदर से वो निकलता है जिसको पस मवाद के नाम से जानते हैं। दिल्ली मारवाड़ी भाषा में आप कुछ और ही बोलते हो। तो जीस ग्रंथियां पाई जाती है। जीस ग्रंथियां जो मानव के अंदर आंखों से उत्सर्जन करती है। आंख या मानव की जो आंख है, इस आंख के अंदर उत्सर्जन करने का काम जिन्स कोशिका करती है। 3 नंबर पे मानव के अंदर त्वचा, और मानव की त्वचा को हरफनमोला अंग कहते हैं, परीक्षा में पूछा गया है। और हरफनमोला इसलिए कहते हैं कि 10 के नोट की तरह न कभी बंद होता है न कभी इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, हर माहौल में सेट हो जाता है 10 के नोट की तरह, उसको कहते हैं हरफनमोला अंग। और ये हरफनमोला इसलिए है क्योंकि उत्सर्जन भी करता है, सर्दी गर्मी से बचाव भी करता है, शरीर की रक्षा करने का भी कार्य करता है। और कोई भी थोड़ा सा भी स्पर्श हो, टच हो, तो फटाक से शरीर को सूचना दे देता है। मच्छर कहीं पे बैठा है, रात को सो रहे हो आप, अपने को नहीं पता, लेकिन वो मच्छर जब काटता है तो इधर सूचना पहुंच जाती है, फिर आज जाके पड़ता है, बेचारे का अचार निकाल के हालत खराब कर देता है। ये बैठते टाइम, सोते टाइम, हर टाइम काम करता रहता है। इसलिए मानव की त्वचा, अच्छा ये शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है त्वचा, और त्वचा बड़े अंग के साथ साथ में हरफनमोला अंग है, सभी प्रकार के कार्य करने का काम करती है। तो त्वचा इसको कहते हैं हरफनमोला अंग, हरफनमोला अंग के नाम से जानते हैं। और ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग भी त्वचा या फिर स्किन रहती है। और इस मानव के त्वचा से छोड़ा जाता है पसीना, और इस पसीने में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ रहता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो लेबर वर्क काम करते हैं तो कपड़ों के ऊपर जो नक्शे बन जाते हैं, खारी जम जाती है, तो उसमें लैक्टिक एसिड और साथ में कुछ लवण होता है। 4 नंबर पे मानव के अंदर पाई जाती है यकृत की घटना। यकृत, अच्छा यकृत में ध्यान रखना, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष है। शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत है। और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि त्वचा है। त्वचा के अंदर पसीना छोड़ने के लिए विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पसीना छोड़ने के लिए जो ग्रंथियां पाई जाती है उसको कहते हैं स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि में नाम रहता है स्वेद ग्रंथि के नाम से। अगला है यकृत। इस यकृत से छोड़ा जाता है पित्त रस। पित्त रस में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, एक का नाम है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, दूसरे पदार्थ का नाम है बिलीविरडिन, बिलीविरडिन। ये दोनों जहरीले पदार्थ है जो कि यकृत से बाहर छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो तो मानव शरीर के अंदर आहार नाल, आहार नाल, इस आहार नाल से अपचित जो पदार्थ है मल, इसका उत्सर्जन किया जाता है। मल अंग्रेजी इसको कहते हैं स्टूल। उसके बाद में 6 नंबर पे देखोगे तो मानव शरीर के अंदर किडनी, किडनी जिसको आप हिंदी में कहते हो वृक्क, और मानव के अंदर किडनी से मुख्य रूप से शरीर से उत्सर्जित किया जाता है मूत्र, और मूत्र में यूरिया पाया जाता है। कल भी आपने पढ़ा था मूरिया, जो यूरिया है उसके अंदर नाइट्रोजन 46% होता है ना। तो वृक्क के अंदर छोड़ा जाता है यूरिया, यूरिया में पाया जाता है मूत्र, और इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी थी? 46 थी, 46% इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट मैं 7 नंबर पे यहाँ नोट करता हूँ, मानव के अंदर कान पाए जाते हैं, और कान के अंदर से जो पदार्थ निकलता है उसको कहते हैं सीबम, या इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर है। 8 नंबर में यहां लिख लेता हूं कि जो अपने फेफड़े है, इन फेफड़ों से बाहर छोड़ी जाती है CO2 गैस।
ये भी उत्सर्जन का काम करती है। बाकी शरीर में खूब सारी ग्रंथियां होती है। एक आप याद रखोगे कि मानव के अंदर जो आमाशय है उसमें पाई जाती है ऑक्सिनटिक कोशिका, जहां से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस छोड़ा जाता है। मानव के अंदर जितनी भी आंतें हैं उनमें आंत्र रस छोड़ा जाता है, वो भी उत्सर्जी पदार्थों के रूप में छोड़ा जाता है। तो ये सब मानव शरीर के उत्सर्जी अंगों के रूप में है। और याद रखोगे, एक तो स्वेद ग्रंथि पूछी जाती है, स्वेद ग्रंथि से छोड़ा जाता है पसीना, और पसीना जिसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, प्लस पाई जाती है कुछ मात्रा में लवण, और लवण के साथ देखोगे तो ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियों में शामिल होती है। ये सारे अंग है। और त्वचा के बारे में मैंने पहले ही नोट कर लिया है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग रहता है। ओके, तो ये कुछ मानव के उत्सर्जी अंग है, नोट करो आप लोग। कंटिन्यू इनको लिखते जाओ। उत्सर्जी अंग एक नंबर पे नोट करो आप, आंख। आंख से आंसू छोड़े जाते हैं, टीयर छोड़े जाते हैं, जिसमें लाइसोजाइम पदार्थ पाया जाता है। लाइसोजाइम।
कर लिया नोट? यश, आज कौन फर्स्ट डे है कोचिंग में? पहला दिन? कोई नहीं है, सब पुराने हैं। अच्छा है अभी वैकेंसी जैसे जैसे निकट आ रही है वैसे लोग घरों से निकल करके कोचिंगों की तरफ, लाइब्रेरियों की तरफ, शहर की तरफ कहीं न कहीं अपना जो मेन प्लेस है वो छोड़ रहे हैं। कई लोग आएंगे, एक दो पेपर होगा, फिर कहेंगे इस बार नहीं, अगली बार पक्का होगा। ऐसा कईयों के साथ चलेगा, लेकिन जो पहले से मैदान में है ना, वो कस्में खाते हैं कि ये बस ये लास्ट पेपर है मेरा। पेपर के अंदर कईयों के सिलेक्शन होते हैं तो कस्में खाते हैं, कई लोग एग्जाम में जाकर के बैठते हैं, 2-3 प्रश्न नहीं सेट होते हैं तो फिर अगली बार पक्का करूंगा। ये माइंड में चलता रहता है। एक कोटेशन रहता है, कोटेशन के अंदर ये शब्द दिए जाते हैं जो कोचिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए कि घर से अगर निकल पड़े है तो मंजिल मिल ही जाएगी। घर से निकल पड़े है तो मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वे है जो अभी तक घर से निकले ही नहीं। तो अच्छी कोशिश है कि आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है और यहां आकर के बैठे हो। अच्छा, दूसरी चीज तैयारी करने के अंदर जो मार्केट में आकर के नया टपका है बिल्कुल, और एक वो है जो ऑलरेडी 3-4 साल से पहले से चल रहा है। 3-4 साल से पहले से चल रहा है, वो रेस का घोड़ा है। नया आकर के मार्केट में खड़ा होता है कि अपन भी दमखम लगाएंगे। तो पहले की जो गाड़ी 400 की स्पीड से चल रही है, नया आकर के साइकिल की रेस से स्टार्ट करता है 30-40 की स्पीड से, तो ये पहले से बाजी मार के जाता है। अभी आकर के कोचिंगों की चरण में या फिर कहीं न कहीं अपने पढ़ाई की लत में आप लग गए हो, अभी भी लड़के 3-4 महीने बाद में आकर के निकलेंगे, फिर वो आकर के इस रेस में निकलेंगे। लेकिन जो पहले से रेस का घोड़ा है ना, दरियाई घोड़ा, उसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसको ओवरटेक नहीं कर सकता। एक स्कॉर्पियो चल रहा है और दूसरा साइकिल लेकर के आता है कि मैं भी तेरे साथ में रेस लगाऊंगा। तो अच्छी ट्रेंड है आपकी, पॉलिसी अच्छी है, घर से आप रियल टाइम पे निकल चुके हो और सिलेक्शन का दायरा उतना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें आपने नोट कर ली? ओके। एक प्रश्न आता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स किसको कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स लिखा हुआ क्या मिलेगा? परीक्षा मिला एसएसजीडी के अंदर। जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स क्या है? अभी आपने एक शब्द लिखा था हरफन मौला अंग, उसको ये लिखा जाता है देवनागरी में, ये लिखते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स। किसी भी परिस्थिति में डालो सेट हो जाएगा। उसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स। इसको हिंदी में कहते हैं हरफन मौला अंग, मस्त मौला अंग, हरफन मौला अंग। लिख दो पास में कहीं, काम आएगा। हरफन मौला अंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स। ग्लूकोज का सूत्र क्या था? याद नहीं आ रहा है? कल आपने यूरिया का सूत्र देखा था, क्या था? यूरिया का सूत्र आपने लिखा था NH2CO NH2 NH2CO NH2, है ना। और जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स इसका मतलब होता है हरफन मौलांग। कल आपने एक चीज नोट की थी कि अपने शरीर के अंदर अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं तब उसमें नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन किस में चेंज हो जाती है? यूरिया में चेंज होती है। इसको चेंज करने के लिए बीच में एक चक्र चलता है, उसका क्या नाम था? हाँ बताइए। एक चक्र था जिसमें नाइट्रोजन बदल रहा था यूरिया में, और उस चक्र का नाम था ऑर्निथीन चक्र। ऑर्निथीन चक्र के माध्यम से एक इस यूरिया में, याद रखना, लैब के अंदर धरती पर, पूरी धरती पर केमिस्ट्री लैब में सबसे पहला जो पदार्थ बना था उस पदार्थ का नाम यूरिया है। यूरिया, अगली लाइन में फिर नोट करो, यूरिया। यूरिया के आगे नोट करो, प्रयोगशाला में संश्लेषित, प्रयोगशाला में संश्लेषित, प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक रसायन। प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक रसायन
इसका नाम है यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम रसायन बनाया किसने था? साइंस वाले बताओ। साइंस वाले है ही नहीं, साइंस के पीरियड में साइंस वाले गायब हो जाते हैं, बाकी सभी में जीवित रहते हैं। हैं? साइंटिस्ट का नाम आपने सुना हो तो फ्रेडरिक वॉहलर, जिसने अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण करके सिद्ध किया था कि प्रयोगशाला में केमिकल बन सकते हैं। एक वैज्ञानिक था बर्जेलियस, उसने दावा किया था कि धरती पर कोई भी केमिकल लैब में नहीं बना सकते, पेड़ पौधों से मिलेगा, जंतुओं से मिलेगा, लैब में कुछ नहीं बना सकते। तो उस सिद्धांत का नाम दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। पूछा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले भाई साहब का नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस। और इस बर्जेलियस का खंडन जब हुआ था तब पहला जो पदार्थ लैब में बना था उसका नाम यूरिया था, और यूरिया का निर्माण किया था फ्रेडरिक वोहलर ने। और ऐसा बोला था जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में बर्जेलियस ने। छोड़ो, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अपना अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मानव उत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लो। कैमरा ऊपर। अपने शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थों में 82% उत्सर्जी पदार्थ सब मूत्र के साथ बाहर छोड़े जाते हैं। 82% उत्सर्जी पदार्थ जब बाहर छोड़े जाते हैं तो उनके अंदर अपने शरीर में मुख्य प्रक्रिया होती है यूरिया या फिर मूत्र निर्माण। अपने शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है ADH। कुछ बच्चे जो लगातार शुरू से आ रहे हैं उनको पता है, अपन ने पढ़ी भी थी ग्रंथि। और ग्रंथि का जो पीछे का भाग था उससे 2 हार्मोन थे, एक का नाम था ADH, दूसरे का नाम था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो पैतृत्व हार्मोन के रूप में काम करता है या फिर प्रसव प्रक्रियाओं में काम करता है। लेकिन जो ADH हार्मोन था वो मानव के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। मानव के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के साथ साथ मानव के अंदर मूत्र में जो पानी की मात्रा निष्कासित होती है, मूत्र पतला होगा या गाढ़ा होगा, इसको भी नियंत्रित करने का काम ADH हार्मोन करता है, जिसको कहते हैं वैसोप्रेसिन। ना क्लास में तुम लोग बैठते भले हो, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो वापस 100% आउटपुट नहीं आता है। आधे बस बैठे हैं, आधे बैठे हैं, आधे बहुत शानदार बैठे हैं, आधे बस बैठे हैं। ठीक है सर, जी तो रहे हैं, गजब है। अभी 2 दिन पहले क्या बारिश हुई थी, और इस बारिश के अंदर कईयों की सेड़ों में हालत खराब थी ना। है? कल कौन था बच्चे? सर पत्थर उड़ाए पा गया। और उस बारिश के अंदर एक घड़ा ऐसे पड़ा है, बारिश के अंदर ऐसे पड़ा है। एक है जो आता तो है लेकिन ऐसे पड़ा है। कौन सी कंडीशन में रहना पसंद करोगे? बारिश हो रही है, लगातार हो रही है बारिश, बारिश वो वाली नहीं, ये वाली लगातार हो रही है, 5-6 घंटे होती है। 4 बजे आते हो, 8 बजे तक बारिश ही बारिश होती है। लेकिन जो बी कंडीशन में पड़े है, सर जी तो रहे हैं उधर वाले, संकल्प मत जाना, मेरा मानो तो उधर मत जाना। ये मिलेंगे, मार्केट में खूब मिलते हैं। इधर वाले क्लास में है ही बहुत कम मिलते हैं। ये कोचिंग एक बार ही आता है, अगली बार सीधा ज्वाइनिंग पे दिखता है, वर्दी में दिखता है। कारण कोचिंग के अंदर लगातार इस कंडीशन में खुद को सस्टेन करना, बनाए रखना बड़ी मुश्किल का काम है। 1 घंटे की क्लास होती है, शुरू के 15 या 20 मिनट आप इधर रहते हो, फिर धीरे धीरे गाड़ी का एक्सेलरेशन अपने आप डाउन होता है और गाड़ी 70 की स्पीड से अपने आप पता नहीं कब ये 30-35 पे आ जाती है, उधर चली जाती है। और वो फिर दोष देता है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। बारिश तो हो रही थी लेकिन ऐसे पड़े रहते हैं। मैं कहूंगा नहीं, समझ आप गए हो, है? मैं बुराई नहीं लेना चाहता, लेकिन थोड़ा सा आप क्लास के अंदर हो तो क्लास में रहो आप लोग, है ना। फिर हाँ सर थे, पता नहीं। यस, मानव उत्सर्जन तंत्रों के अंदर अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले हार्मोन का नाम था ADH। कहां से छोड़ा जाता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष के कौन से भाग से? त्वच भाग से छोड़ा जाता है। इस ADH का पूरा नाम होता है एंटी
डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन जो मानव के अंदर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और ये पीयूष ग्रंथि से निकलने के बाद किडनी के अंदर मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और मूत्र निर्माण नियंत्रित करने के साथ साथ रक्त की नलियों में प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। और जब प्रेशर बढ़ाने का काम करता है तब इस हार्मोन को दूसरा नाम देते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। अब ये वैसोप्रेसिन कैसे काम करता है? एडीएच या वैसोप्रेसिन, इसकी मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो जाए, एडीएच अगर ज्यादा होगा तो मूत्र दिन भर गाढ़ा बनेगा। एडीएच ज्यादा होगा तो मूत्र के अंदर से पानी शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। एडीएच अगर ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा और आदमी सतर्क कंडीशन में रहेगा। अगर एडीएच ज्यादा होगा तो मूत्र कम मात्रा में बनेगा, मूत्र उसके साथ साथ में गाढ़ा होगा, और गाढ़े के साथ में जब एडीएच ज्यादा निकलेगा तो ब्लड प्रेशर, बीपी की मात्रा काफी ज्यादा रहेगी, तो ब्लड प्रेशर इसमें हाई रहता है। अगर शरीर से एडीएच निकलना बंद हो जाए, एडीएच हो जाए कम, जो एंटी डायूरेटिक पीयूष ग्रंथि से निकलता था वो अगर कम हो जाए, तो ये अगर कम हो जाएगा तो मानव के अंदर मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर मूत्र गाढ़ा नहीं होगा, मूत्र के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी और मूत्र हो जाएगा तरल, और तरल के साथ साथ में बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो हो जाएगा बहुत कम। ये प्रश्न अपसद के अंदर या सुमेलित वालों में से पूछे जाते हैं। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम मुख्य रूप से जो हार्मोन करता है उसका नाम है एडीएच। अभी सीईटी के अंदर प्रश्न आया था, चूहे ऊंट का मूत्र बहुत गाढ़ा होता किस हार्मोन की अधिकता के कारण? तो उसका नाम था एडीएच की अधिकता। और रेगिस्तान के अंदर पानी की पहले से कमी है और ये हार्मोन हमेशा ज्यादा निकलता है। ज्यादा निकलेगा तो मूत्र के साथ साथ में पानी बाहर निकलने नहीं देगा। हेडिंग नोट करो आप। मूत्र निर्माण का नियंत्रण, मूत्र निर्माण का नियंत्रण, मूत्र निर्माण का नियंत्रण। मूत्र निर्माण का नियंत्रण लिखो इसमें, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग से, पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग से, पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग से एडीएच, पक्ष भाग से एडीएच, एडीएच का पूरा नाम लिखो, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन निर्मित होकर एडीएच हार्मोन निर्मित होकर, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन निर्मित होकर वृक्क से, वृक्क किडनी, वृक्क से, किडनी इंग्लिश का शब्द है, वृक्क से मूत्र निर्माण, वृक्क या किडनी से मूत्र निर्माण का नियंत्रण, मूत्र निर्माण का नियंत्रण एवं रक्तदाब, एवं रक्तदाब, बीपी को बढ़ा देता है, रक्तदाब बीपी को बढ़ा देता है। अतः इसे रक्तदाब बीपी को बढ़ा देता है। आदि लिखते लिखते पीछे रह रही है, मतलब शरीर बराबर टेम्परामेंट में नहीं है। फिर मुंह फाड़ते, सर थोड़ा वापस। बीपी, रक्तदाब बीपी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसलिए या इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसलिए इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। आगे ये कंडीशन नोट करो, क्या लिखा मैंने? एडीएच की मात्रा
अधिक और कम से क्या होगा, एक बार देख लो। एडीएच अगर ज्यादा होगा, तीर ऊपर है मतलब ज्यादा, तो मूत्र बनेगा कम और मूत्र गाढ़ा होगा और साथ में ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ब्लड प्रेशर पूछा जाता है, शरीर की बीपी होती कितनी है। मानव शरीर के अंदर एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसमें बीपी का मान, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मान 120/80 mmHg होता है क्या सर? ये अपने शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हॉस्पिटल में आप गए हो और इधर एक पट्टा बांधते हैं, फिर उसमें हवा भरते हैं, पंप होता है उनके पास में। आजकल तो स्टार्टर मशीन आ गई है डायरेक्ट, और इतना यहाँ पे प्रेशर देते पट्टा बांध करके कि यहाँ से खून चलना बंद हो जाए। वो अधिकतम प्रेशर जिसमें इधर से खून चलना बंद हो जाता, डॉक्टर कानों में स्टेथोस्कोप लगा करके इधर सेंस करते खून चल रहा है कि बंद हो गया है। वो अधिकतम प्रेशर जहां पे खून बंद हो जाए उसका मान है 120 mmHg। फिर धीरे धीरे प्रेशर कम करते हैं और एक ऐसी रेंज आती है जहां पर खून वापस बहना नॉर्मल हो जाता है, तो वो होता है 80 mmHg। तो ये 120 अधिकतम सीमा है और ये लोवेस्ट सीमा है। इसको कहते हैं सिस्टोल मान, इसको कहते हैं डायस्टोल मान। सिस्टोल, डायस्टोल, ये सिस्टोल अभी एग्जाम में पूछा था, रक्तदाब में सिस्टोल कितना होता है, 120 mmHg होता है। तो ये बीपी रहती है, इस बीपी को बढ़ाने का काम एडीएच करता है। अगर एडीएच खुद अगर कम हो जाए तो मूत्र ज्यादा बनेगा, उसके साथ में मूत्र तरल होगा, और तरल के साथ में अगर एडीएच कम हो गया तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इतना नोट करो। कल की क्लास में आपने आते ही ऐसा सुना था कि शरीर में जितने भी जॉइंट हैं वहाँ पर यूरिक अम्ल जब जमा होता है तो उठते बैठते हड्डियों में बहुत दर्द होता है। उस रोग का नाम, अच्छा, गाउट रोग। एक आपने पढ़ा था छोटे बच्चों में हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं, रिकेट्स था। जहां पे हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और जहां पे हड्डियां मुड़ करके कोमल हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया। 4 प्रकार के रोग थे, ये आपने नोट कर लिया। ओके, तो ये था मानव के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का नियंत्रण किससे होता है। सीधा नियंत्रण पूछा जाए तो कौन सा हार्मोन करता है, एडीएच। निकलता कहां से है, पीयूष से निकलता है। और किसको कंट्रोल करता है, किडनी को। और किडनी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। यस, नेक्स्ट अपन नोट करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। मानव उत्सर्जन अभी नोट नहीं करोगे, सामने देखते जाओ। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र की तरफ आप जाओगे तो सबसे फर्स्ट में अपन बनाते हैं किडनी। मानव के अंदर किडनी की संरचना, मानव के अंदर किडनी के अंदर की तरफ ऐसे छोटे छोटे अंदर स्तंभ पाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्तंभ, और इन स्तंभों को कहते हैं, ये मैं क्या बना रहा हूं, किडनी की संरचना। इस किडनी के अंदर का जो भाग है, अंदर का भाग, किडनी के अंदर का भाग कहलाता है मध्यांश, या इसको कहते हैं मेड्यूला। अंदर का भाग कहलाता है मध्यांश, या इसको कहते हैं मेड्यूला। और इसका जो बाहरी भाग है, किडनी का बाहरी भाग, इस बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। गुड, बाहरी भाग को कहते हैं वल्कुट, बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। सामने की तरफ फिर एक किडनी पाई जाती है। ये किडनी का जो भाग बना रहा हूं इसको कहते हैं हाइलस। अब ये इस किडनी का बाहरी आवरण है। इन दोनों किडनियों के बीच में से होकर के रक्त की नलियां चलती हैं, जिसमें एक रक्त की नली में शुद्ध खून किडनियों में जाता है और दूसरी से खून छण करके वापस शरीर की तरफ जाता है। तो ये सीक्वेंस इनमें चलता रहता है। ये किडनियां नलियों से ऐसे जुड़ जाती है।
ऐसे जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद में मानव के अंदर जो ये किडनियां हैं, इनसे रक्त की नलियां, रक्त क्या नाम, मूत्र की नलियां निकलती है, ये मूत्र की नलियां, और ये मूत्र नलियां जाकर के जुड़ जाती है मूत्राशय से। यहाँ पे एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है मूत्राशय। ये मानव के अंदर मूत्राशय की संरचना है और ये नीचे की तरफ मूत्र मार्ग रहता है। इस मूत्राशय की जो मानव में क्षमता है, इस अंग का नाम है मूत्राशय। इस मूत्राशय में 700 से 800 ml मूत्र इसके अंदर संग्रहित रह सकता है। कुछ किताबें इसको 650 भी लिखती है, तो इतना मूत्र इसके अंदर कलेक्ट रह सकता है। और ये जो नलियां हैं, इन नलियों का नाम है मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी। और ये मूत्र वाहिनी 8 mm चौड़ाई की होती है। कईयों के अंदर इस भाग में, ये जो भाग पड़ा है, इस भाग को, ये जो भाग है, इस भाग को कहते हैं हाइलस। हाइलस। और लोगों में जो पथरियां बनती है, वो किडनी के इस भाग में बनती है। प्रश्न आता है पथरी किस भाग पे जाकर के बनती है, तो उस भाग का नाम है हाइलस। इस भाग में बनती है पथरी। और पथरी के अंदर जो केमिकल होता है, जो बाटा बनता है, रियल में वो कोई बाटा खाने से नहीं बनता है, रेत के कण भोजन में चले जाते उससे नहीं बनता है। ये शरीर में रिएक्शन होती है, खून जब छनता है तो उसके अंदर केमिकल बनने स्टार्ट होते हैं, और वो केमिकल कैल्शियम ऑक्जेलेट आकर के वहां जमता है। तो इस पथरी में जो पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट ये आकर के मानव के अंदर पथरी का निर्माण करता है। पथरी बनती कहां पे है? आइलस भाग में बनती है। ये जो किडनी है, इन किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ एक टोपी के जैसी संरचना और पाई जाती है। इस किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। क्या कहते हैं इसको? तो ये ऊपर की तरफ ग्रंथि है। इस ग्रंथि का जो अंदर का भाग है, इसको कहते हैं मेड्यूला, और बाहर के भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। और इस ग्रंथि को कहते हैं रीनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को कहते हैं सुप्रा रीनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को कहते हैं 3F ग्रंथि। इसको कहते हैं 4S ग्रंथि। पता है ना तुम्हें? ये सब नाम यहां दिया जाता है। ये जो अंदर की तरफ छोटे छोटे स्तंभ पाए जाते हैं, इन स्तंभों को कहते हैं बर्टीनी स्तंभ। बर्टीनी स्तंभ के नाम से जानते हैं। बर्टीनी स्तंभों की टोटल संख्या पाई जाती है 12। और इन बर्टीनी स्तंभ में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो इनके अंदर नेफ्रॉन का निर्माण करती है। और उन कोशिकाओं का नाम है पोडोसाइट कोशिका। पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। इस किडनी के अंदर की तरफ बहुत छोटी छोटी धागे के समान नलियां, अंदर की संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो संरचनाएं हैं, इनको इस वृक्क की, किडनी की संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। ये अंदर की तरफ जो संरचनाएं मिल रही है, इन संरचनाओं को कहते हैं वृक्क की संरचनात्मक इकाई, और इस संरचना को कहते हैं नेफ्रॉन। प्रश्न आ जाता है इस किडनी की मुख्य संरचनात्मक इकाई, तो नाम रहेगा नेफ्रॉन। अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो अशुद्ध खून है, उसको फिल्टर करने का काम किडनियां करती हैं। लेकिन इन किडनियों के अंदर भी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन नेफ्रॉन की संख्या हर एक किडनी में 10-10 लाख पाई जाती है। और ये 10-10 लाख जो नेफ्रॉन पाई जाती है, 10-10 लाख पाई जाती है, इसको वृक्क की, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। एक बार चित्र और ये सारी संरचनाएं नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
अब ये रेंज आ रही है, पहले आरबीएससी में था वो, किताबों ने चेंज कर लिया इसको। मानव के अंदर मूत्राशय पाया जाता है, लेकिन उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनमें मूत्राशय होता ही नहीं है। जैसे ही मूत्र बनता है शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, सीधा उत्सर्जन हो जाता है। इसलिए फिर कुछ लोग कहते हैं कि आसमान की तरफ मुंह फाड़ के इतना भी मत देखो कि परिंदे, समझ गए ना आप। कुछ लोग होते हैं मतलब इतने यूं डाउन प्रवृत्ति के होते हैं कि मुंह फाड़ के ऊपर देखते रहते हैं कुछ देगा कोई, लेकिन देता क्या, फिर पक्षी होते हैं। वो मुंह फाड़ के बैठा रहता है, और पक्षियों में आपने साइंस में पढ़ा है मूत्राशय होता ही नहीं है, हैं? तो आसमान की तरफ मुंह फाड़ के इतना भी मत देखो कि परिंदे, तो उड़ने वाले पक्षियों के अंदर ये होता ही नहीं है। दो लड़कों का ऐसा ही इंटरव्यू कॉलिंग हुआ। बन ठन के जैसे ही घर से बाहर निकले तो जो थोड़ा सा पहले निकला उसके ऊपर, जैसे ही घर की चौखट से बाहर निकला ऊपर कबूतर बैठा था, और कबूतर ने अपना कार्यक्रम कर दिया, क्योंकि पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। तो जैसे ही वो दोस्त घर से बाहर निकला जिसका नाम ए था, और बी थोड़ा सा पीछे रह गया, दोनों का इंटरव्यू कॉल था, इंटरव्यू देने जा रहे थे, लेकिन जो बेस्ट से बेस्ट ड्रेस के पहन के बाहर निकला, इतने में कबूतर ने कार्यक्रम कर लिया। अब वो बैठा बैठा कबूतर को दोष दे रहा है, तूने ये कर दिया वो कर दिया। सेकंड जो था वो थोड़ा सा पीछे आ रहा था, वो थोड़ा सा पॉजिटिव विचारों का था। उसने बोला कि शुक्र कर ये कौआ था, अगर भैंस के पंख लग गए होते तो। हैं? थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तो कबूतर था बेचारा। लो कहां तक पहुंचे हो गया। कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे, और कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे। कौन सी कैटेगरी में हो? दोनों में ही हैं? कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे, और कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे। चलो मैं आगे ना, अरे गरीबों, बस इतना सा। लो जी, मानव के अंदर अभी आपने नोट किया था कि जो किडनी पाई जाती है, इस किडनी के अंदर मुख्य जो संरचनात्मक इकाई है, क्या नाम है उसका? हाँ, क्रियात्मक और संरचनात्मक, क्रियात्मक और संरचनात्मक। मानव के अंदर इसकी जो मुख्य क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, इस इकाई का नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन अलग चीज है, न्यूरॉन अलग चीज है। दोनों चीजें आपने पढ़ी है। न्यूरॉन था तंत्रिका तंत्र में, नेफ्रॉन किडनियों में। दोनों अलग चीज है और अलग जगह पे पाई जाती है, तो दोनों को अलग कंसीडर करना। इनकी संरचना कैसे होती है, किस किस रूप में पाई जाती है, इसको आप थोड़ा सा देखोगे। मानव के अंदर जो नेफ्रॉन की संरचना, उसको मैं बना रहा हूं। मानव के अंदर नेफ्रॉन की संरचना एक किडनी के अंदर पाई जाती है 10 लाख। और इस नेफ्रॉन के अंदर आकर के दो नलियां खुलती है। एक काफी बड़ी नली होती है और एक पतली नली होती है। जो बड़ी नली है ये इस नेफ्रॉन के अंदर खून ला करके डालती है, और जो पतली नली है वो इससे फिल्टर हुआ हुआ खून वापस शरीर में ले जाती है। जो खून लाने का काम करती है उसमें खून हमेशा होता है अशुद्ध, या फिल्टर खून होगा, अशुद्ध होगा। और लाने का काम जो नली करती है उसका नाम अभिवाही
धमनी है। इधर से खून जब अंदर फिल्टर हो जाएगा तो खून जब वापस जाएगा तो खून हो जाएगा, और इस शुद्ध खून को ले जाने का काम जो नली करती है उसका नाम अपवाही धमनी। लाने का काम करती है अभिवाही, ले जाने का काम करती है अपवाही। यस, आगे आप देखोगे तो ये नलियां आगे जाकर के समीपस्थ कुंडलित नलिका में ऐसे करके यूं खुल जाती हैं। ये नलियां खुलने के बाद ऐसा एक पतला सा यहां पर लूप बनता है। किसकी संरचना बना रहा हूं मैं? नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या 10-10 लाख पाई जाती है। अभी जो मैं संरचना बना रहा हूं इसका नाम है हेनले लूप। हेनले लूप। उसके बाद में वापस यहां से नली थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और ये घूम करके आगे संग्रहित नलिका में जाकर के खुल जाती है। इस संग्रहित नलिका में ऐसे ऐसे खूब सारे नेफ्रॉन आकर के जुड़ते हैं। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है। थोड़ा सा नामकरण देखने से पहले, ये जो पूरा भाग है इस भाग का नाम है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। मैं किडनियों के अंदर नेफ्रॉन पे चल रहा हूं। इस बोमेन संपुट में जो अशुद्ध खून लाने का काम अभिवाही करती है, ये अभिवाही अंदर जाकर के ऐसे जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये अंदर की तरफ पूरा जाल निर्मित होता है और इस जाल नुमा संरचना को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। जैसे ही अशुद्ध खून आकर के इधर छानता है तो अशुद्ध खून को छानने का काम ग्लोमेरुलस करता है। ग्लोमेरुलस अशुद्ध खून को छानता है तो शुद्ध खून यहां से निकल करके अपवाही धमनी के द्वारा किडनियों से बाहर निकल के वापस शरीर में चलना स्टार्ट होता है और शरीर से अशुद्ध खून वापस आता है अभिवाही में। जब यहां से खून फिल्टर होता है तो फिल्टर होने के बाद में जो मूत्र यहां से अलग रवाना होता है, इस मूत्र के साथ साथ में कुछ H2O निकलना स्टार्ट होता है। यहां से कुछ H2O निकलना स्टार्ट होता है। अब ये H2O शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए लेकिन फिर भी जा रहा है और इस नली का नाम है समीपस्थ। समीपस्थ दिख रहा है? ये पेन दिख रहा है आपको? समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये यहां से पानी जो कि किसके साथ में जा रहा है? मूत्र के साथ जाता जाता कहां पे पहुंच जाता है? हेनले लूप में। हेनले लूप में जैसे ही पानी पहुंचता है तो यहां से अवरोही, यहां से आरोही, इन दोनों क्रम से होकर के जब ये मूत्र गुजरता है तो इसमें जो पानी बह रहा होता है उस पानी को खींच करके ले लेते हैं बाहर। यहां से जो मूत्र जा रहा है उसके अंदर से पानी को खींच करके बाहर लेने का काम कौन करता है? हेनले का लूप करता है। लेकिन जो जीव जल में पाए जाते हैं उसमें हेनले का लूप होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें पानी की कमी है नहीं। जो ऑलरेडी पानी में बैठे हैं, पानी उनको खूब मिल रहा है, तो जलीय जीवों के अंदर हेनले का लूप अनुपस्थित होता है। सबसे लंबा जो हेनले का लूप है वो रेगिस्तानी जंतुओं में होता है। जितना हेनले का लूप ज्यादा होगा उसमें मूत्र के अंदर पानी के बाहर निकलना का सांचेज उतना ही कम हो जाता है। इधर की तरफ जो नली है इसमें केवल मूत्र चलेगा और इसका नाम है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद ये जो नली चल रही है इस नली का नाम है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका। और ये जो संग्राहक नलिका है इसमें खूब सारे नेफ्रॉन आकर के यहाँ पे जुड़ते रहते हैं। जैसे ये जुड़ा है तो वैसे खूब सारे नेफ्रॉन जुड़ते हैं। ये लास्ट में जाकर के खुल जाता है मूत्राशय में। मूत्राशय जिसमें मूत्र आकर के इकट्ठा होता है, फिर इसको शरीर से बाहर त्यागा जाता है। अब ये डायग्राम क्यों बनाया? इसमें एक तो क्रम पूछा जाता है। बोमेन संपुट बाहर का भाग है, अंदर जो जाड़ पाया जाता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अशुद्ध रक्त को लाने का काम अभिवाही और इस बोमेन संपुट से शुद्ध रक्त को ले जाने का काम अपवाही करती है। आगे तीन नलियों का क्रम पूछा जाता तो पहले समीपस्थ, फिर हेनले का लूप और फिर आ जाती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब थोड़ा सा आपको और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जब मूत्र बनता है तो पहली बार इस बोमेन संपुट में अशुद्ध खून आकर के फिल्टर होता है। फिल्टर होने की जो प्रक्रिया है वो होती कहां पे है? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस का बाहरी आवरण बोमेन संपुट होता है। जब यहाँ पे अशुद्ध खून आकर के फिल्टर होता है तो फिल्टर होने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं परानिष्यंदन।
पहला जो प्रोसेस है उसको कहते हैं परा निस्यंदन। मूत्र निर्माण की जो पहली प्रक्रिया उसका नाम है परा निस्यंदन, या इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते। अच्छा, जैसे ही इधर छड़ने की प्रक्रिया हो गई तो एसआई में प्रश्न था, पटवार में प्रश्न था कि इस ग्लोमेरुलस में प्रति मिनट कितना खून यहां से छड़ता है। प्रति मिनट एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन में प्रति मिनट जो खून छड़ता उसकी मात्रा होती है 1100 ml। यहां जो परानिस्यंदन होता है ये प्रति मिनट जो प्रक्रिया हो रही है वो कितना होता है 1100 ml। कई बार इसको 1000 से 1200 ml भी लिखती है किताबें, लेकिन वहां पे जो ऑप्शन उन्होंने माना था वो दोनों के बीच का ऑप्शन था 1100 ml प्रति मिनट। इस पूरी किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन है वो 1 मिनट में इतना खून छानते हैं, और छानने की प्रक्रिया को कहते हैं परानिस्यंदन। जैसे ही खून छण करके आगे जाता है तो आगे जाएगा मूत्र, और मूत्र के साथ में है H2O। अब इस H2O को बाहर नहीं निकलने देना है, यहां से इसको वापस खींच लेते हैं, और H2O को खींचने का काम करता है हेनले का। और अधिकतम इस पानी को बाहर जब खींचा जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पुनरावशोषण। पुनरावशोषण, या इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा पॉइंट, जैसे ही मूत्र इस हैनले के लूप से गुजरता है तो फिर आकर के गिर जाता है संग्राहक नलिका में, और इस यूरिया का वापस अवशोषण नहीं होता जिसको शरीर से बाहर छोड़ देते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्रावण, या इसको कहते हैं स्त्रवण। तो ये प्रक्रिया मानव के अंदर मूत्र निर्माण में होती है। प्रश्न आता है मूत्र निर्माण कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है। कौन कौन से स्टेप? कई बार इनको आगे पीछे करके लिख देते हैं, 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, तो आपको सेट करना पड़ेगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो ये पूरा मूत्र निर्माण चलता है। हेडिंग आप नोट करो आगे, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, जितना डायग्राम पढ़ा है इसको एक बार हल्के से आप बना लो। नेफ्रॉन की संरचना, ऑनलाइन वाले जल्दी बना दो इसको, और क्लास को यहीं फिनिश करते हैं।